तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 10। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ है ब्लड प्रेशर को मेजर करना। लैक्टोमीटर का यूज़ है मिल्क की प्योरिटी को मेजर करना। हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करना। अब हम बात करते हैं अपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुज़ाक लॉ। बॉयल्स लॉ की हमने कल बात कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में, विच इज़ 9th लेक्चर, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड अमाउंट फिक्स होता है गैस का। अब चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, यहाँ पे प्रेशर फिक्स होता है और अमाउंट फिक्स होता है गैस का। मैं एक अपनी ट्रिक बताता हूँ, एक याद करने का तरीका है बेसिकली, और कुछ नहीं है। बीटी में सीपी, तो बीटी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस। और कंबाइंड गैस लॉ से पहले एक लॉ और आता है गेलुज़ैक लॉ। गेलुज़ैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है और अमाउंट तो कांस्टेंट होता ही है। डन। वॉल्यूम आपकी गेलुज़ैक लॉ किसमें? गे भैया की। गे भैया कौन? गे भैया। बात डन हो गई। अब आता है कंबाइंड गैस लॉ, मतलब इन तीनों लॉस के लिए आपका एक सिंगल फॉर्मूला, दैट इज P1V1 डिवाइड बाई T1 बराबर P2V2 डिवाइड बाई T2। दिस इज योर फाइनल एंड सिंगल फॉर्मूला। नाउ अगर अब हम बात करें आपके एवोगैड्रो लॉ की, तो भाई एवोगैड्रो लॉ बड़ा सिंपल सा है। देखो मैंने अभी तुम्हें ग्राफ नहीं बताया है, ग्राफ बहुत इजी होता है क्योंकि मैंने इसलिए बताया। अब बताओ मैं क्या तुम्हें ये बताऊं कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ क्या तुम बना नहीं पाओगे अगर प्रेशर कांस्टेंट है। PV बराबर NRT में मैं प्रेशर हटा दो, इसे हटा दो तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, तो ये तुम्हारा ग्राफ बनेगा। क्या मैं ये बताऊँगा तुम्हें? ऑब्वियस ही बात है, मैं नाविद को ये नहीं बताऊँगा। यस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ में क्या है भाई? इक्वल वॉल्यूम। यहाँ पे सबसे पहली बात, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होगा आपके एवोगैड्रो लॉ में। एवोगैड्रो लॉ में बात डन हो गई। यहाँ पे मैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखूँगा नंबर ऑफ मोल्स की। अब हाँ, एवोगैड्रो लॉ हमसे ये कहता है कि यार इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अगर है तो उसके इक्वल मोल होंगे। डन। और इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होगा। बात डन हो गई। अब हम आते हैं अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवॉइजियर ने दिया था 1789 में। लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने 1799 में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने 1803 में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था रिक्टर ने। गेलुज़ैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गे भैया ने दिया था, गेलुज़ैक ने, और 1808 में दिया था। एवोगैड्रो लॉ था फिर 1811 में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है केमिकल रिएक्शन में, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है ताकि वो फॉलो कर सके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में, ये इंश्योर रखता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि ये वैलिड नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट इंक्लूड होता है, दैट इज़ डेल्टा E बराबर डेल्टा MC²। बोलो डेल्टा E बराबर डेल्टा MC², तो इसमें मास डिफेक्ट आता है। और कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे एक कंपाउंड हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स में ही होगा, भले तुम उसे कहीं से भी लेके आ जाओ। अब मैंने तुमसे बोला है H2O, अब चाहे तुम नाली का पानी लेके आओ, चाहे तुम ये समुंदर का पानी लेके आओ, चाहे तुम ये अपने घर का पानी लेके आओ, चाहे तुम किसी अपनी दोस्त के घर का पानी, और क्या, काला पानी। अरे यार देखो, बताने का तरीका एकदम, हमारा उद्देश्य यही है कि तुम कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड H2O, अब H2O में हमेशा 2 H और 1 O ही होगा। कभी H2O किसी दिन आगे आने वाले 1000 साल में HO नहीं बन जाएगा भाई। HO को तुम कभी वाटर नहीं बोलोगे। बोलो
यस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, CO2 बोलता हूँ मैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाले CO2 की, लेकिन अगर ये ऐसा CO2 भी तो बन सकता है 14। बोलो सर, यहाँ पे तो मेरा एलिमेंट चेंज हो चुका है लेकिन अब भी है ये CO2 ही, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें जब कोई एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, तो वो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में करेगा। जैसे कि अगर C कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड बना रहे हैं तो बनेगा CO, CO2, C3O2, है ना। लेकिन क्या C 1.7 और O 2.9 बन सकता है? वो पॉसिबल नहीं है, वो होल नंबर नहीं है। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि ये वैलिड नहीं होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड पे या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड पे। बात डन हो गई। जैसे कि तुम्हारा Fe 0.96, O 1.00 हो गया, CO 1.96, O 1.00 हो गया, इसमें ये वैलिड नहीं है। और जबकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, चाहे इनका होल नंबर नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पर फेल हो गया। अब गेल-लेज़ेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे गैसेस कंबाइन करती हैं या बनती हैं केमिकल रिएक्शन में, वो ये करती हैं एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में, और जितनी भी गैस होती हैं उनका सेम टेम्परेचर और प्रेशर होता है गेल-लेज़ेक भैया के लॉ में। ये बात आनी चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, एक हेबर्स प्रोसेस का एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि है N2 + 3H2, ये देगा 2NH3। यहाँ पे सब गैशियस फॉर्म में है। डन हो गई बात। अब तुम इनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो 1 लीटर, 3 लीटर और 2 लीटर ही आने वाला है। बोलो क्यों भाई? अरे यार सिंपल सी बात है बहुत। देखो ना, अगर तुम इसे 1 मोल भी बोलते हो और इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे वॉल्यूम में भी, तो भी तुम्हारा 22.4 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द रेशियो, एंड इन द रेशियो द कॉमन थिंग इज कैंसिल्ड आउट। ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होती हैं, और यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात डन हो गई। जैसे कि मान लो मैं 8 लीटर ऑक्सीजन लेता हूँ, 8 लीटर मीथेन लेता हूँ और 8 लीटर SO3 गैस लेता हूँ, तो इन तीनों के मैंने 8-8 लीटर जो लिया है। लेकिन देखो एक बात ध्यान से याद रखना, एवोगैड्रो लॉ में होना सेम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाके तुम बोल सकते हो कि यस इन तीनों गैसेस के ही मोल्स बराबर होंगे, और अगर मोल्स बराबर हैं तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। अब आते हैं हम अपने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे। तो ये क्या बोलता है, थोड़ा इसकी बात सुन लेते हैं। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय तुम्हें इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। वैसे मैं बता भी देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो इसमें तुम्हारे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, बेसिकली ट्राइंगल बन जाए, मतलब वो इस लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे ABC, AB का कोई कंपाउंड बन के निकल के आ गया AB2, BC का कोई कंपाउंड निकल के आना चाहिए B1C1, मान लो AC का भी कंपाउंड ज़रूर बनना चाहिए AC2। अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि आपस में सब लोग इंटर रिलेटेड होके कंपाउंड ज़रूर बना रहे हैं तीनों एलिमेंट, तो तुम बिल्कुल बोल सकते हो यस इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डन हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 11 पर। यस सो एक एटम का मास क्या होता है कार्बन का, क्या तुम बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सही बात है। एक मोल एटम का मास बता सकते हो? बिल्कुल सर, 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मचा दिया गुरु। यस ओहो, इस जुकाम ने हालत टाइट कर दी। ओके सॉरी। तो यहाँ पे मान लो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं एवोगैड्रो ये जो नंबर है इसे मैं आज से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 की जगह 20 मान लूँ, तो क्या होगा? क्या होगा का क्या मतलब है सर आपका? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मोलर मास चेंज हो जाएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं दुनिया में, जितने भी कंपाउंड है? बोलो यस, मोलर मास चेंज हो जाएगा, मोलर मास चेंज हो जाएगा। और बड़ी जाहिर सी चीज़ है,
मोलर मास निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जब तुम पहले मल्टीप्लाई करते थे 6.022 इंटू 10⁻23, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा वो 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम निकल के आता था। अगर आज तुम 6.022 इंटू 10⁻20 को मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा 12 ग्राम आंसर निकल के नहीं आएगा। लिख के रख लो ये बात। चलो सर, हमें मोलर मास की बात तो समझ आ गई। क्या मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हमारे मोलर मास में फ़र्क पड़ेगा? अरे बहुत ज़ाहिर सी चीज़ है यार। जो भी तुम थोड़ा यार हिले हो क्या दिमाग से। जो भी चीज़ मोलर मास को निकालने में कुछ ना कुछ प्रदान करती है, उसका कुछ ना कुछ हाथ है उसमें, और अगर मैं उस चीज़ को चेंज कर दूं तो क्या उसका रिज़ल्ट भी चेंज नहीं होगा? बोलो। अगर अपने एफ़र्ट्स को तुम चेंज करोगे तो रिज़ल्ट में क्या चेंज नहीं आएगा? अगर तुम एफ़र्ट्स बढ़ाओगे अपनी इस पढ़ाई में तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, एफ़र्ट्स गिराओगे तो जाहिर सी चीज़ है रिज़ल्ट ख़राब आएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वही जो क्लास 8th में हम इतनी बार पढ़ते हैं यार, मतलब क्या बोलूँ मैं इस पर। क्लास 10th में, 9th में हर जगह आई जाती है कहीं ना कहीं। तो 1808 में दी थी ये बोलते हैं। पहला पॉइंट है कि मैटर बहुत स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसे एटम बोलते हैं, उससे बना है। दूसरा पॉइंट है कि सारे एटम एक सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखेंगे, मतलब उनका साइज़ और मास ये सब सेम होगा, साइज़, मास, शेप। तीसरा पॉइंट कि डिफरेंट एटम के डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। चौथा पॉइंट ये है कि एटम ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म कंपाउंड, दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड बोला है। डन हो गई बात। यही तो हमने पढ़ा था यार। अरे यही तो हमने पढ़ा था। बोलो हाँ करना। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से भी जो है आपका प्रूव होता है। प्राउस ने जो दिया था, आई थिंक प्राउस ने बेसिकली 1799 में दिया था। उसका पॉइंट चुरा लिया डाल्टन ने। चलो कोई बात नहीं। तो अगला पॉइंट है एटम ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। सही है बात यार। एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज। सिंपल चीज़। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये अकाउंट नहीं करती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, और अकाउंट नहीं करती है आइसोटोप के लिए, आइसोबार के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स नीड नॉट टू कंबाइन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। मतलब वही तुम्हारा जैसे कि तुम्हारे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड बेसिकली। तो इसके लिए भी नहीं बैठेगी आपकी ये थ्योरी। नाउ अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन को ज़रा समझें तो मैंने अगर तुम्हें एक मॉलिक्यूल दिया है, जो मॉलिक्यूल है CH4, इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 16 ग्राम हो गया। मैंने तुमसे इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन पूछ लिया बाय मास, तो उसमें तुम कार्बन का मास रखो, डिवाइड करोगे टोटल मास से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। हाइड्रोजन का पूछा तो हाइड्रोजन का मास रखोगे, डिवाइड करोगे टोटल मास से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अगर अब मैंने तुमसे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल पूछा तो 1 मोल CH4 था। 1 मोल CH4 में 1 मोल कार्बन होगा और 4 मोल हाइड्रोजन होगा। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल पूछा है मैंने तुमसे, तो कार्बन का मोल डिवाइड करोगे टोटल मोल से, मतलब 5, मल्टीप्लाई करो 100 से। अब हाइड्रोजन का पूछ लूँ बाय मोल, तो हाइड्रोजन के मोल 4 डिवाइड बाय टोटल मोल 5 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, मेरी एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अगर मास परसेंटेज किसी एलिमेंट का उस कंपाउंड में ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, मास परसेंटेज किसी एलिमेंट का उस कंपाउंड में ज़्यादा है, तो क्या ये बात ज़रूरी है कि मतलब कि ये बात होनी ही होनी है? ये होनी चाहिए कि उसका जो मोल परसेंट है वो भी ज़्यादा होगा अगर उसका मास परसेंट ज़्यादा है। तो ये बात एकदम फॉल्स है। तुम इसी एग्जांपल में देख लो, मैंने जो CH4 का एग्जांपल लिया था, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास आ रही है 75% और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल आ रही है 20%।
बताओ, कार्बन का मास वाली परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद उसकी मोल वाली परसेंटेज कम है। सोचो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखो, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे मास ऑफ कार्बन बताओ जो कि 10 ग्राम CO2 में प्रेजेंट है, और मैं दिल से बोलता हूँ इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से करना, ज़िंदगी हसीन, रंगीन और सुहानी हो जाएगी। मैंने क्या पूछा कि मुझे कार्बन का मास बताओ 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। एक बात बताओ, 44 ग्राम CO2 में क्या 12 ग्राम कार्बन होता है? तो 10 ग्राम CO2 में यूनिटरी मेथड से करो, कितना होगा इसे कैलकुलेट कर लो, 120/44 ग्राम। यस। अच्छा है कि इसका सेकंड मेथड भी है। सर क्या है सेकंड मेथड? एक बात बताओ, परसेंटेज तो हमेशा सेम ही रहेगी कार्बन के CO2 में, चाहे कितना भी हो। मैंने बोला हाँ, तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं। जब हमने परसेंटेज निकाली तो परसेंटेज कुछ 1200/44% निकल के आई। इसका मतलब तुम 10 ग्राम का 1200/44% निकाल लो। उसने बोला हाँ निकाल लो। और परसेंटेज ऐसे करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब तुम जब सॉल्व करोगे ना, तब भी तुम्हारा 120/44 आंसर ही आएगा। नाउ अब अगर आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाइड्रेटेड सॉल्ट मैंने एक मान लो ले लिया CuSO4.7H2O, और ये हीट करके मैंने इसे एनहाइड्रेट का पानी उड़ा दिया, तो बन गया CuSO4 प्लस वाटर के क्रिस्टल 5H2। नाउ अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि हीटिंग के बाद मुझे बताओ कि लॉस इन मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना हुआ। मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कितने प्रतिशत मास, हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि समझ में और आ जाए जिसको ना आया हो, कितने प्रतिशत मास इस हाइड्रेटेड सॉल्ट का कम हो गया है हीट करने के बाद, वो पूछा जा रहा है। तो यार इसका सिंपल ये मतलब है, मतलब कि तुम ये बोलो ना कि मुझे वाटर का मास परसेंटेज बता दो हाइड्रेटेड सॉल्ट में, मतलब इसका जो मास यहाँ पे आएगा और इसका जो यहाँ मास होगा, अगर मैं ये पता करूँ कि ये जो x है ये इसका कितना परसेंट है, तो क्या वही इसका आंसर होगा? अरे हाँ के ना बोलो। मतलब x/ma मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 100, क्या ये आंसर होगा मेरा? बिल्कुल 100% ये आंसर होगा। चलें आगे अब। यस, ओके। नाउ अब देखते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि इसे नावे तुम यूनिटरी मेथड से करना, यूनिटरी मेथड से MMM को। ये MMM है, MMM है ये, MMS नहीं, सॉरी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे का एक एंजाइम है, उसमें क्वेश्चन में बताया कि 0.1% उसमें नाइट्रोजन बाय मास है। अब उसने मुझसे पूछा उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा एंजाइम का। अब बड़ी जाहिर सी चीज़ है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि कम से कम कितना मास हो सकता है उसका, कम से कम उस कंपाउंड का कम से कम कितना मास हो सकता है, एकदम कम से कम, मतलब उससे ज़रा सा कम मास उसका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कम से कम में यार तुम बोल रहे हो कि नाइट्रोजन है, तो एटलीस्ट एक एटम तो नाइट्रोजन का होगा ही, एटलीस्ट एक एटम तो नाइट्रोजन का होगा ही। मैंने बोला हाँ कि यार एक एटम तो होगा, मतलब एक एटम से छोटा तो और क्या ही हो सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो चलो 0.14 U प्रेजेंट है 100 U में, इस परसेंटेज का यही तो मतलब है। ठीक है, तो 1 U नाइट्रोजन 100/0.14 U होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, एक एटम का मास कितना होता है नाइट्रोजन के? 14 U। नाउ अब हम करने को तो 14 U बराबर 100/0.14 मल्टीप्लाई बाय 14, इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, नो डाउट करिए। अब इसका फॉर्मूला भी वैसे सॉल्व करने को तो जो कि 100 मल्टीप्लाई बाय मास
मास ऑफ वन एटम और उसे मल्टीप्लाई करना है उसकी एटॉमिसिटी से और डिवाइड कर देना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। यस, अब मुझे क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला वाला टॉपिक। तो एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एलिमेंट्स का कंपाउंड के अंदर। जैसे C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा 6 को कॉमन निकालो तो C1H2O1। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनोइक एसिड का C2H4O2 है तो उसका 2 कॉमन निकाल लो, 2 को डिवाइड कर दो, या फिर कह सकते हो तुम, तो हो जाएगा C1H2O1। अब दोनों का सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा, दैट्स वाई दे हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अगर उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास सेम होगा। एंड एन इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला डिवाइड करके निकालते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी लिख सकते हो डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये है चीज़। और नोट करने वाली बात यह है कि 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पेरिकल फार्मूला होगा अगर उनका मास कंपोजिशन सेम है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का सेम हो भी सकता है और नहीं। डन हो।